पूछेंगे, सत्ता की कुर्सी की लड़ाई सदन की कुर्सी फेंकने पर क्यों आई? क्या कुर्सी फेंकना लोकतंत्र की मर्यादा है? विपक्ष का हंगामा जायज या सियासी ड्रामा जैसा सत्ता पक्ष कह रहा है? क्या बिहार में एसआईआर पहली बार हो रहा है? क्या यह सत्ता की कुर्सी की लड़ाई है जो पूरा सदन के अंदर ड्रामा होता रहा? चलिए मेहमानों से सीधे आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा और बीजेपी प्रवक्ता प्रीति शेखर जी जुड़ रहे हैं। तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान और कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धनाथ तिवारी जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर राजेश त्रिपाठी जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल सारिका पासवान जी आपसे, आज बिहार विधानसभा में जो हुआ सही हुआ क्या? जनता के मुद्दों की लड़ाई अब कुर्सी फेंक कर लड़ी जाएगी? देखिए संतोष जी, अभी बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पे जिस तरीके से लोगों को वोटर लिस्ट से उन्हें छांटने का काम चल रहा है, मैं तो यूं कहूंगी कि एसआईआर के नाम पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फायदा उठा करके AK-47 बना के उसको जनता पे दागा जा रहा है और उनके लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जो मुझे लगता है कि ये निंदनीय और बहुत ही डरावनी बात है कि डायरेक्टली पूरे देश के लोकतंत्र को समाप्त करने का ये पहल है जो बिहार से ये लोग करना चाहते हैं। और ये तो अभी लोकतंत्र की बचाने के लिए, जनता के अधिकारों के लिए तो हम अभी कुर्सी पे चढ़े हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जरूरत पड़ी तो अमित शाह जी के और मोदी जी के छाते पे चढ़ने का जज्बा बिहार की जनता रखती है भाई, क्योंकि हत्या हम होने नहीं देंगे, ना लोकतंत्र की ना संविधान के अंदर। जनता थोड़ी जनता अपना वोट डाल के अपनी नाराजगी, अपनी सहमति जता देगी। सदन के अंदर जो कुर्सियां फेंकी गई, एक दूसरे पर हमला करने की कोशिश की गई, धक्का मुक्की की गई, ये ठीक था? सदन की गरिमा के अनुरूप था? आपको याद दिलाना चाहेंगे संतोष जी, थोड़ा पीछे जाइए ना। उसी सदन में हमारे विधायकों को, महिला विधायकों को साड़ी ब्लाउज पकड़ करके उनको खींच करके बाहर निकाला गया था। वो कौन सी संसद की मर्यादा थी भाई? वो कौन सी मर्यादा थी? आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ था जो एनडीए की सरकार रहते हुए बिहार में जनप्रतिनिधियों को, महिलाओं को सड़क से बाहर फेंका गया था। ये कौन सी संस्कार, ये कौन सी सभ्यता, ये कौन सा नियम? तो देखिए वहां पे जो बैठे हैं ना एनडीए के लोग, वो अपना जरूरत पड़ता है समय पे तो लोगों को बहुत ज्ञान बांटते हैं, लेकिन जब ज्ञान लेने की बारी आती है तो वो ज्ञान बिल्कुल लेना तो आप उसका बदला ले रही हैं आज? तब नहीं, बदला कहां ले रहे? मैंने क्या कहा आपको? लोकतंत्र की हत्या हम होने नहीं देंगे। नागरिकता के प्रमाण को जांच करना ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नहीं है, ये काम गृह विभाग का है। और कौन है मूल निवासी और कौन है बाहरी आदमी, ये सब जानता है लोग। और ये जो बाहर से आए हैं, ये यहाँ के मूल निवासियों को लोकतंत्र से उनका नाम काट करके उन्हें ही अलग और बेदखल अगर करना चाहते हैं, ये कतई हम होने नहीं देगा। बिहार की जनता ये होने नहीं देगी। और इसलिए मैंने कहा कि हम तो वो लोग हैं जो कुर्सी भी पे खड़े होंगे अधिकार के लिए, और समय आने पर मोदी जी और अमित शाह जी की छाती पे भी चढ़ने का हम लोग जज्बा रखते हैं। और इसको तो भाई चैलेंज समझ के समझ ले लो, क्योंकि हम ये कतई भी अधिकारों के हनन को चुपचाप और शांतिपूर्वक बिल्कुल सहेंगे नहीं। हमें न्याय चाहिए और हमारे अधिकारों को, हमारे लोगों के अधिकारों को, लोकतंत्र में जो कि अहम हिस्सा होता है वोट देने का अधिकार, उससे अगर लोग वंचित रखने का प्रयास करेंगे तो ये होने वाला नहीं है। इनकी डिक्टेटरशिप, इनकी मोनोपोली, इनकी चोर, इनकी जो जुमलेबाजी और झूठ और मकारियत का जो चेहरा है ये जनता के सामने आ चुका है। अब ये डर गए हैं, ये जान रहे हैं। आरएसएस के इंटरनल सर्वे ने बता दिया है कि बिहार में इनकी सरकार नहीं बनने वाली है। 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी जो है इनके ऊपर पूरी तरीके से हावी है। 20 दिनों में 50 हत्याएं, अनगिनत बलात्कार, लूट खचोट, आरएसएस में आपके सूत्र हैं? आपको आरएसएस की जो इंटरनल रिपोर्ट है उसकी जानकारी कैसे हुई? ये तो सार्वजनिक आप ही के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हुआ है। उसमें तो मुझे लगता है कि एक बार आप लोगों ने भी, न्यूज़ 18 वाले लोगों ने भी ये चैनल चलाया है, और आप लोग भी बार बार कह रहे हैं हमारे पास कोई ऐसा सर्वे नहीं है और हमने कोई ऐसा दावा नहीं किया। तेजस्वी जी के आने का डर जो है वो हमारे विपक्षियों के अंदर है, और वो समय समय पे उनके व्यवहार में दिख रहा है। वो समय समय से ये चीजें वो जो लेके आ रहे हैं। बड़ा आश्चर्य की बात है कि 6 महीने पहले ये बिहार में लोकसभा का चुनाव है और उसी वोटर लिस्ट की मान्यता को ये अभी विधानसभा में ये नहीं मान रहे हैं, और ये एसआईआर के नाम पे जो ये एक अलग खेला खेलने की कोशिश कर रहे हैं बिहार में, तो ये तो होने वाला नहीं है संतोष जी। ठीक है, ये तो बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सारिका जी टेलीविजन पर बैठकर ये कह रही हैं कि जो आज सदन के अंदर देखा गया वो तो सिर्फ झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है।
पिक्चर के लिए कैसे तैयार रहेंगे आप? ये दरअसल ये उनके पार्टी का ये व्यवहार है। और सारिका जी नहीं हुई, राजद की प्रवक्ता नहीं हो गई कि अपने आप को, मुझे लगता है कि महिषासुरमर्दिनी समझती हैं कि वो नरेंद्र मोदी जी के छाती पर बैठकर वो उनको तोड़ने का काम करेंगी। ऐसा बयान वो देती हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए, जो पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनके छाती पर चढ़ने का काम करेंगी। ये सारिका पासवान जी हैं। तो ये देखिए, राष्ट्रीय जनता दल हो या विपक्ष की जितनी पार्टियां हो, आज ये लोग, इन लोगों का चेहरा बेनकाब हो गया है। जिनको मुद्दे की राजनीति करनी चाहिए थी, जिनको जनता के मुद्दों को लेकर सदन में आवाज बुलंद करनी चाहिए थी, वो नंगा नाच कर रहे हैं। वो काले कपड़े पहनकर आकर वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनको लोकतंत्र का सम्मान नहीं है उनके नजरों में। और ये सारे विपक्षियों की करतूत है जो आज सामने, सबों के सामने नजर आई और जिसको हमने और आपने देखने का काम किया। तो ये उस प्रवृत्ति के लोग हैं जिनको कि लोकतंत्र में जनता की आवाज को बुलंद करना अच्छा नहीं लगता। ये घिसी पिटी चीजों को लेकर, उन चीजों को लेकर जिसकी की कोई वास्तविकता नहीं है। अब आप बता लीजिए, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, जितने हमारे प्रवक्ता बैठे हैं विपक्षी के, कि आप बताइए कि किनका नाम छूट गया। अरे अभी तो पुनरीक्षण का काम चल रहा है, अभी तो सत्यापन का दौर चल रहा है, और ये कह रहे हैं कि कट गया। तो किसी का एक उदाहरण तो दे दें आप कि किसका कट गया। अभी तो आपको सत्यापित करना है आपके पास बीएलओ पहुंचे कि नहीं पहुंचे तो आपके पास ऑनलाइन सुविधा है कि नहीं, उसका ज्ञान है कि नहीं लोगों को। आजकल लोग डिजिटल मीडिया की बात करते हैं, हाथ में मोबाइल फोन रहता है, हर लोग घर बैठे उस चीज को कर सकते हैं। कहाँ किस पर रोक लगी है? हाँ, रोक लगेगी अगर कोई इस देश का नागरिक नहीं होगा, जिनको इस देश के संविधान ने इस देश के नागरिक होने का जिसने मौका नहीं दिया, जिस कारणों से वो नहीं हो सकते, अगर वैसे लोग हैं, अगर कोई घुसपैठिए हैं, तो वो मतदाता सूची से बाहर होंगे, उनका नाम कटेगा। और यही तो पूरा निर्वाचन आयोग का एक स्पष्ट और स्वच्छ संदेश है। इसमें उनको क्यों आपत्ति होनी चाहिए? क्यों वो बांग्लादेशियों के लिए, घुसपैठियों के लिए, रोहिंग्याओं के लिए वो अपने आंसू बहा रहे हैं? क्यों उनको तकलीफ नहीं है अपने देश के जो जेन्युइन मतदाता हैं, प्रीति जी, जो यहाँ के रहने वाले हैं, जिनको यहाँ की रोजी रहा। रोटी चाहिए, जिनको यहाँ, प्रीति जी, इलेक्शन कमीशन किसी को नागरिकता नहीं बांट रहा। उसका बड़ा सा सीधा सा हिसाब है। आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए, मतदाता सूची में आपको जगह मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपके पास, आपको वो मौका दिया जा रहा है। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो 1 महीने का उसको ऑब्जेक्शन फाइल करने का भी समय दिया जा रहा है। यहाँ पर किसी को नागरिकता नहीं बांटी जा रही। यहाँ पर मसला ही नहीं है कि कौन घुसपैठिया है और कौन घुसपैठिया नहीं है। तो उनका नाम नहीं कटेगा, इस बात को निर्वाचन आयोग कह रहा है। तो ये घड़ियालों आंसू क्यों बहा रहे हैं? ठीक है, क्यों ये विधवा विलाप कर रहे हैं? किनके लिए कर रहे हैं ये? मैं एक बात कहना चाहती हूँ, देखिए, देश के नागरिकों का, जो भी यहाँ के नागरिक हैं, उनका नाम किसी भी कीमत पर नहीं हटेगा। और इसके लिए राजनीतिक दल भी चिंतित हैं, इसके लिए सत्ता पक्ष चिंतित हैं, इसके लिए जो बीएलओ जो दर दर जाकर के दरवाजे पर जाकर लोगों के प्रपत्र भर रहे हैं, उनकी चिंता है, निर्वाचन आयोग की चिंता है। विपक्ष झूठी चिंता करना, दिखाना बंद करें, दिखावा करना बंद करें। असितनाथ तिवारी जी, अगर डिबेट करना था तो उनको सदन में अपनी बातों को रखना था, न कि उनको काले कपड़े दिखाकर और कुर्सी को फेंकना चाहिए था। ये लोकतंत्र का मजाक विपक्ष ने बनाने का काम किया है, जिसे जनता माफ नहीं करेगी, और जब वो चुनाव में जाएगी तो जनता उन्हें धूल चटाने का काम करेगी। असितनाथ तिवारी जी, विपक्ष ने काले कपड़े पहने, किसी को ऐतराज नहीं, आप कुछ भी पहनकर जाइए, किसी भी तरह से विरोध कर लेते। आपने नारेबाजी की, किसी को कोई ऐतराज नहीं, आपका हक है, आप नारेबाजी कीजिए या अच्छी बहस कीजिए, मुद्दे उठाने की कोशिश आपने की, किसी को कोई ऐतराज नहीं है। एसआईआर पर आप जवाब चाहते हैं, बहस चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कुर्सियां चलेंगी अब सदन के अंदर, इस पर तो ऐतराज होना चाहिए। कुर्सी तो चली नहीं है सदन में, और भारत का कोई राजनीतिक दल जो संसदीय चुनाव में शामिल रहा और जिसके लोग चुनाव जीत के लोकसभा विधानसभा में बैठे हैं, उनमें से कोई ये नहीं कह सकता कि उनके लोगों ने कभी कुर्सियां नहीं तोड़ी हों। 74 साल का पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए। इंदिरा जी के शासनकाल में भाजपा ने तोड़ी, मनमोहन सिंह के शासनकाल में वाजपेयी जी की मौजूदगी में कुर्सियां उठाई गई, माइक तोड़ दी गई। तो ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार हुआ है, ये हुआ है। और लोकतंत्र में विरोध की सबसे बड़ी पंचायत सदन है। बिहार में विरोध की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पंचायत क्या है? विधानसभा है।
और उस विधानसभा में विपक्ष को भी तो जनता ही चुन के भेजती है ना, कोई सरकार के रहमो करम पर विपक्ष नहीं आता है, वो भी जनता का चुनाव होता है। और विपक्ष आपसे एसआईआर पर चर्चा की बात कर रहा है, तो आप क्यों भाग रहे हैं? इतना ही पाक साफ है अगर आपका एसआईआर, तो आप एसआईआर पर चर्चा कीजिए ना। जनता ने वहां सबको चुन के भेजा है चर्चा करने के लिए कि उसके मुद्दों पर आप चर्चा कीजिए, और आप चर्चा से भाग रहे हैं। यही बताता है कि आप कुछ चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, कुछ लूट मचा रहे हैं, इसलिए आप जनता की पंचायत में उस मुद्दे पर चर्चा को तैयार नहीं है। ये गंभीर मुद्दा है ना, और इस मुद्दे पर महीनों से संघर्ष चल रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। तो आप क्यों नहीं चर्चा चाहते हैं? आप मनमाने तरीके से सदन नहीं चला सकते ना। सदन तो सदन की परंपरा से चलेगी, और जब विपक्ष उस पर चर्चा की मांग कर रहा है तो आप चर्चा की, आप दूसरी तमाम बातें कर रहे हैं। एसआईआर पर और लॉ एंड ऑर्डर पर आप चर्चा को तैयार नहीं है। इन दोनों मुद्दों पर आप क्यों भाग रहे हैं? क्या ये जनता के मुद्दे नहीं है? क्या ये बिहार के मुद्दे नहीं है? और क्या इस पर जनता, बिहार की जनता को सब कुछ जानने का अधिकार नहीं है? उस जनता सब कुछ कैसे जानेगी? बस आपके नेता आएंगे, टीवी पर बयान दे देंगे, उसे ब्रह्म सत्य मान लिया जाएगा कि सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए। इतने गंभीर मुद्दे पर भी सरकार अगर सदन पर चर्चा को तैयार नहीं है, यही बात प्रमाणित करता है कि ये सरकार चुनाव चर्चा को तैयार नहीं है या विपक्ष सुनने को तैयार नहीं है। क्योंकि कल अनुपूरक बजट पेश हुआ, सत्ता पक्ष चर्चा को तैयार नहीं, नहीं, आप बाहर चले गए। आज पूरे दिन हंगामा होता रहा, कुल मिलाकर 1 घंटे भी सदन नहीं चला। नहीं, आपने पूरी अरे रुक जाइए ना संतोष जी, साफ कह दिया विधानसभा अध्यक्ष ने इस विषय पर चर्चा नहीं होगी, तब ना हंगामा हुआ। आप चर्चा करवाते तो क्यों हंगामा हो जाता, सो बताइए। विपक्ष ने मांग की इस पर चर्चा कीजिए, विधानसभा अध्यक्ष टालते रहे, अंत में कहा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? करोड़ों बिहारियों से जुड़े मुद्दे पर आप क्यों नहीं चर्चा करेंगे? विधानसभा को मटन पार्टी का अड्डा बनाइएगा कि वहां जनता के मुद्दों पर चर्चा कीजिएगा? चर्चा होनी चाहिए। और जब सरकार ने चर्चा नहीं करने की ठान ली तो हमने भी संघर्ष की ठान ली, हम भी लड़ेंगे। हम वोट की डकैती, लोकतंत्र की चोरी नहीं होने देंगे। क्योंकि कल मैं पप्पू यादव जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि बिहार की सदन नहीं चलने दीजिएगा, तो उसको कांग्रेस और आरजेडी आत्मसात कर चुकी है। मैं यहां पप्पू यादव जी के बयान पर बात करने नहीं आया हूं, मैं आपके विषय पर बात करने आया हूं। पप्पू यादव जी ने जो कहा होगा सोच समझ के कहा होगा, बड़ा लंबा संसदीय अनुभव है उनका। लेकिन क्या ये सुनिए न, क्या ये ईमान की बात है कि एसआईआर जैसे गंभीर मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा न हो? कहां चर्चा करें? फिर रोड पर बतियाएं? जनता ने विधायकों को रोड पर बतियाने के लिए भेजा है? नहीं, जनता ने भेजा ही है कि हमारे मुद्दे पर तुम विधानसभा में चर्चा करना जाके, और वहां आप कहिएगा हम चर्चा ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करिएगा? आरएसएस के दफ्तर में चर्चा करने पहुंच जाइएगा, भाजपा के दफ्तर में चर्चा करने पहुंच जाइएगा, विधानसभा में चर्चा नहीं कीजिएगा। आप चुन के भेजे गए हैं विधानसभा में ही चर्चा करने के लिए, तो चर्चा तो वहीं करनी होगी। लोकतंत्र के सारे मामले जनता की अदालत में ही फरियाए जाएंगे। नहीं तो इसमें पक्ष और विपक्ष होना चाहिए ना। इलेक्शन कमीशन थोड़ी बैठता है सदन के अंदर। आप सवाल पूछेंगे इलेक्शन कमीशन से, ये एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है सत्ता पक्ष की मर्जी से चल रही है क्या? या सत्ता पक्ष ने ये थोप दिया बिहार पर? संतोष जी, देश चुनाव आयोग नहीं चलाता है, देश जनता के चुने प्रतिनिधि चलाते हैं, और चुनाव आयोग को भी जनता के प्रतिनिधि चलाते हैं। स्पष्ट है ये देश जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है, किसी आयोग द्वारा नहीं चलाया जाता है। और भारत के चाहे जितने भी आयोग हों, खुद भारत के राष्ट्रपति भी देश के सदन के प्रति जवाबदेह हैं। आपको जवाब अभिषेक जी, एसआईआर पर चर्चा क्यों नहीं चाहता सत्ता पक्ष? आपने एक बहुत मौजूद बात कही संतोष जी, कि यह बात समझ से परे हो गई है। देश के सभी टीवी चैनल्स पर डिबेट हो रहे हैं, एंकर्स भी सवाल पूछ रहे हैं। एक ऐसा नैरेटिव बन गया है कि इलेक्शन कमीशन एसआईआर की प्रक्रिया, उसकी टाइमिंग सबको लेकर शिकायत के मोड में, और खिलाफत में कोई है तो विपक्ष के लोग हैं, और जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो सत्ता पक्ष से पूछे जा रहे हैं। भाई ये सवाल हमसे क्यों है? इलेक्शन कमीशन स्वायत्त संस्था है, उसके पदाधिकारी सक्षम है जवाब देने में। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सुझाव जो भी है वो आप दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला गया है। हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, और ये सत्ता पक्ष विपक्ष तो बचता नहीं है। जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, नई सरकार बनाने के लिए चुनाव होंगे, हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। हम भी गठबंधन में हैं, ये भी गठबंधन में है, और चुनाव होंगे, चुनाव के बाद नतीजे आएंगे,
और उसके बाद सरकार का गठन होगा। हमारी मंशा इच्छा क्या है? हमारी मंशा इच्छा तो यही है ना कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो। कोई भी व्यक्ति जिसने फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करना चाहता है, उसका नाम वोटर लिस्ट से कटे। और अगर कोई जेन्युइन वोटर है तो उसका नाम वोटर लिस्ट से काटा ना जाए, उसके वोटिंग राइट्स को छीना ना जाए। क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि अगर किसी का नाम काटा जा रहा है तो हमारा वोटर है, इनका वोटर है, नोटा का वोटर है कि किसी अन्य का वोटर है, तो वोटर है। तो इस पर हम चर्चा कर सकते हैं। अब आप समझिए कि बिहार विधानसभा का सत्र है, वो सत्र सिर्फ एसआईआर प्रक्रिया पर चर्चा हंगामा इसके लिए नहीं है, वो सत्र डिफरेंट मुद्दों पर चर्चा करने के लिए और सत्र की एक नियमावली है। अब उस नियमावली में क्या है आप ऐसे समझिए, हाइप कैसे क्रिएट होगा, हंगामा कैसे बरपेगा। ये तब हो पाएगा ना जब विपक्ष के साथी नाहक कोई बात कहें, कुर्सी उठा लें, कुर्सी फेंक लें, सदन की मर्यादा को तार तार कर दे, पॉलिटिकल नौटंकी करे, जाने का गेट जाम कर ले, जो कुछ कर सकते हैं करें, सिर्फ इसलिए कि पॉलिटिकल टीआरपी मिल सके, जनता को लगे कि बहुत बड़ी बात ये कर रहे हैं। हमको लगता है कि सदन जनता के पैसों से जनता के लिए चलता है और एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। वहां चर्चा के लिए हमको भेजा है जनता ने, हंगामा करने के लिए नहीं भेजा है। और बहुत सारे विषयों पर चर्चा हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम डिफेंड करने बैठे हैं कि ये प्रक्रिया ऐसे हो रही, वो प्रक्रिया ऐसे हो रही है। जो भी मसले हैं वो सबके सामने है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने है। सवाल पूछे जा सकते हैं, चर्चा हो सकती है, लेकिन उस बाबत अगर पूरा का पूरा समय नष्ट कर दिया जाए, सदन को स्थगित होना पड़े, तो यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं फिर से वही सवाल पूछता हूं इनसे कि जिन प्रदेशों में इसी चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव कराए जाते हैं और ये सत्ता तक पहुंचते हैं हमारे विपक्ष के साथी, या बिहार में या अन्य प्रदेशों में जहां ये सत्ता तक नहीं भी पहुंचते हैं, वहां इनके सांसद विधायक जीत कर आते हैं, तो उन जगहों पर ये कहते हैं लोकतंत्र की जीत हुई, जनता की जीत हुई। और जहां ये हार जाते हैं, हारने का डर सताता है, वहां पहले से हंगामा करना शुरू कर देते हैं। ये दोहरी नीति क्यों है? अगर सचमुच आपको गेम के रेफरी पर भरोसा नहीं है तो फिर गेम ही नहीं खेलना चाहिए। हमें तो लगता है कि जो जीते हुए इनके लोग हैं उनको इस्तीफा कर देना चाहिए कि भाई इस चुनाव आयोग के द्वारा कराए हुए चुनाव से हम अगर जीत करके आए हैं तो हम भाई इस्तीफा कर देंगे। तो ये दोहरा चरित्र एकदम खतरनाक है, सही नहीं है। ठीक है, हमारे पास आज एक स्पेशल गेस्ट भी है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर राजेश त्रिपाठी जी आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, मेरी मौजूदगी में पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं। इससे पहले वो हमारे साथ लगातार चर्चाओं में रहे हुए हैं। राजेश जी, बड़ा सीधा सा मैं समझना चाहता हूं, सदन के अंदर जो हुआ वो हुआ और उसका आसिफनाथ तिवारी जी ने बहुत अच्छा जवाब भी दिया कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हुआ है और उसी परंपरा को आगे निभाया गया है। और उन्होंने आजादी के बाद से लगातार कई उदाहरण भी दे दिए। मेरा सवाल यह है कि चुनाव आयोग अगर अपना काम कर रहा है तो क्या उसको काम करने दिया जा रहा है? क्योंकि जिस कानून की व्याख्या विपक्ष कर रहा है उसी के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने और चुनावों के संचालन का दायित्व है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 16 विदेशी नागरिकों को निर्वाचन सूची में नामांकन से अयोग्य घोषित करती है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 आरपीए के अनुसार केवल वही व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल हो सकते हैं जो उस क्षेत्र के सामान्य निवासी हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि एसआईआर बहाना है, दरअसल इलेक्शन कमीशन को उसके काम से रोकना है। ये एक दुर्भाग्य का विषय है कि एक संवैधानिक संस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को पर आक्षेप करना, ये एक परंपरा बन गई है। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है इंडियन पॉलिटिक्स में कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो भी सत्ता में है वो उसको डिफेंड करता है और जो विपक्ष में है वो पहला आरोप यही लगता है कि साहब इलेक्शन कमीशन बाइस्ड होके काम कर रहा है, पक्षपात पूर्ण रवैया है उसका। ईमानदारी की बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन, जैसा कि आपने विभिन्न कानूनों का हवाला दिया, और इलेक्शन कमीशन को ये राइट है, ये अधिकार है और यही उसका काम भी है कि वो निर्वाचन सूची में संशोधन करे। जो भी अवांछनीय लोग हैं जो कि भारतीय कानून के हिसाब से वैलिड नहीं है, उनको उस सूची से, निर्वाचन सूची से हटाया जाए। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई किसी को परेशानी होनी चाहिए। आमूमन प्रॉब्लम ये होती है कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी एड्रेस कर रही है, अगर उस कॉन्स्टिट्यूंसी के मतदाता हटाए जा रहे हैं तो वहां पर ये समस्या पैदा शुरू हो जाती है।
तो और बहुत सिंपल सा एक तरीका ये है कि यू आर ट्राइंग टू रादर पास द बक। तो यानी कि ये तुरंत आरोप लगा दीजिए, आक्षेप लगा दीजिए कि निर्वाचन आयोग जो है वो बायस्ड होकर काम कर रहा है, पक्षपात रवैया है। मुझे लगता है कि ये चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत बार उदाहरण देखा है कि जहां पर चुनावों पर संदेह हुए, ईवीएम पर संदेह हुए, बहुत बार एक्सपेरिमेंट्स भी हुए, कितने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन प्रेजेंटेशंस हुए जहां पर यह साबित करने की कोशिश की गई कि ईवीएम में गड़बड़ी है, सूची में गड़बड़ी है। हो सकता है, देखिए बहुत सीधी सी बात है कि हम दुनिया में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो 100% फूल प्रूफ हो, यानी कुछ ना कुछ त्रुटियां हो सकती है और उन त्रुटियों पर बहस हो सकता है, विवाद हो सकता है, करना भी चाहिए। भारतीय लोकतंत्र में यही एक बहुत मजबूत और एक बहुत ही उज्जवल पक्ष है कि जहां पर वाद संवाद विवाद की गुंजाइश है। लेकिन हम कुर्सियां चलाएं तो हम ये कौन सा, चाहे वो कोई भी हो, बात बिल्कुल एकदम सही है कि शायद ही कोई पॉलिटिकल पार्टी बची होगी जिसने इस तरीके के हथकंडे नहीं अपनाए हों। लेकिन मेरा मानना है कि हम किस प्रकार का हम ये संदेश दे रहे हैं मतदाताओं को, जो कि जिनको हम कहते हैं कि लॉ मेकर्स, विधायक वो कुर्सी चला रहे हैं। इसके पहले भी हमने देखा है कि माइक तोड़े गए, ये सारी चीजें। तो ये कोई तरीका नहीं हो सकता। इसको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, भले वो आज वो डिफेंड कर रहे होंगे जिन्होंने ये किया है, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए और करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, तमाम बातों के बाद मैं बिहार के मतदाताओं को बहुत अच्छे से समझता हूँ और चूंकि शिक्षा से जुड़ा हूं तो अक्सर बिहार के छात्रों से बात होती है। वो इस तरीके की गुंडागर्दी, स्टीरियोटाइपिंग वाली इमेज बिल्कुल नहीं चाहते। बहुत झेला है उन्होंने, बिहार के युवा मेधा ने बहुत झेला है। इस टाइप की स्टीरियोटाइपिंग की गई कि नहीं साहब, वहां पे तो गुंडागर्दी होती है, जब विधानसभा में हो सकती है तो फिर तो हर जगह हो सकती है। तो ये जो संदेश है वो कोई अच्छा संदेश नहीं है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी विशेष का बात नहीं करूंगा, लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टी को इस बात को सोचना पड़ेगा कि आप इस तरीके के हथकंडे, इस तरीके की चीजों को करके एक अच्छा संदेश नहीं दे रहे। वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडो डेमोक्रेटिक सिस्टम, और वो जो व्यवस्था है उसको हमें और बढ़ाना। ठीक है सारिका जी, आप जिस इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सदन में आज बहस चाह रहे थे, सीधे तौर पर उन पर आरोप लगा रहे थे, उसी इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया। उसमें वो आरोप लगा रहा है कि विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने का, भ्रम फैलाने का। वो तो दावा कर रहा है कि 90% से ज्यादा वोटर्स के नामांकन फॉर्म भरे जा चुके हैं, उनके पास आ चुके हैं, और वो डेटा ये भी दे रहा है कि 18 लाख मृत हैं, 26 लाख दूसरी जगह पलायन कर चुके हैं, 7 लाख को का जो वोट है वो दो जगह बना हुआ है। ऐसे लोगों की छटनी क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही विपक्ष और पक्ष को इस तरीके से नाम लेकर उनका और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रही है, तो समझ सकते हैं कि क्यों आखिर हम लगातार कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इस्तेमाल जो है केंद्र सरकार, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आप गए थे ना कुछ आपत्तियां लेकर, जब आपकी उनके खिलाफ आपत्तियां थी तो जवाब वो आपको देंगे। ठीक है संतोष जी, हम तो बात भी खत्म नहीं किए थे, आप पहले ही बीच में। अब बताइए, हमको तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि मतलब आप भी भाजपा के प्रवक्ता है या आप न्यूज के एंकर है। कोई नई बात नहीं है। इससे पहले एजाज जी तो मुझे इलाज करने तक का सजेशन दे चुके थे कि मैं बिहार आऊंगा तो इलाज कर दूंगा। मैं इन सब चीजों का बुरा नहीं मानता। सारिका जी आप आगे बढ़िए। नहीं, हम तो लगातार इन सब चीजों को झेल रहे हैं, और आप लोगों को बुरा क्यों लगेगा, क्योंकि आप लोग तो उसी परिपाटी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो बुरा लगने का कोई विषय भी नहीं है। देखिए, अभी हमारे इलेक्शन कमीशन ने कहा, मैंने उसका हवाला देकर आपसे सवाल पूछा है। अभी जो हमारे एनालिस्ट बैठे हुए हैं पैनल में, वो बहुत तरह की बातें बोल रहे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, और हमारे बिहार में जो वोटर लिस्ट है उसको वो उसकी सही ठहरा रहे थे कि जो भी चीजें हो रही, जो नागरिक नहीं है यहाँ पे उनका नाम कटना चाहिए। तो मैं उनको याद दिलाना चाहूंगी कि 6 महीने पहले उसी वोटर लिस्ट पे लोकसभा का चुनाव भी हुआ है, और उसी वोटर लिस्ट के चुनाव के आधार पे आज देश के प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। और जो लोग 1500 ईसा पूर्व आए थे, जो यहाँ के देश के मूल निवासी भी नहीं है, वो मनुवादी आज ये थोड़ी तय करेंगे कि यहाँ के दलित पिछड़े जो यहाँ के एक्चुअल मूल निवासी हैं उनको आप सत्यता या उनको आप सर्टिफिकेट देंगे वो यहाँ के मूल निवासी है। तो देखिए, ये सब चीजें होना नहीं है संतोष जी। मैं बहुत क्लियरली बता दे रही हूँ
मैं देश की मूल निवासी हूं और उस मूल निवासी के नाते मैं आपके लाइव चैनल कर रही हूँ। हमारे अधिकारों का हनन अगर किसी के द्वारा किया जाएगा, किसी आयोग, किसी संस्था, किसी पार्टी, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किया जाएगा, तो ये कतई हम होने नहीं देंगे। तो सबसे पहली बात, तो जो लोग खुद सारिका जी, देश के निवासी नहीं है, एक छोटा सा सवाल का जवाब दे और दीजिएगा। इलेक्शन कमीशन आप इस देश की नागरिक हैं? नहीं करेगी। आप इस देश की नागरिक हैं? कोई आपसे मैं तो सर्टिफिकेट मूल नहीं निवासी हूँ, मैं तो मूल निवासी हूँ। मूल निवासी है संतोष कोई? जी, मैं हाँ। मूल निवासी हूँ, मूल मूल- निवासी हूँ मैं। आप फर्क क्या मूल है निवासी इसमें? हैं, आपके पास मैं मूल मूल निवास, निवासी हूँ। मूल निवास आप- होगा ना? जी, मैं मूल निवासी हूँ। इलेक्शन कमीशन भी और तो वही मैं कह रहा बाहर से जो है लोग कि आपके आए पास हैं, मूल निवास जो तो लोग- होगा कम से कम। जो लोग सालों पहले आपके पास जो बैंक- है, सदियों आपका बैंक पहले खाता जो है? आ करके यहाँ पे सारिका जी, घर बना छोटा- करके खुद को आज सारिका जी, मनुवादी लोग जो आज ये नहीं तय करेंगे संतोष जी कि देश का मूल निवासी का नाम, उनके अधिकारों का हनन वो लोग करे, वो मनुवादी लोग हमारे अधिकारों का, हमारे लोकतंत्र का हनन छोड़िए, करें, उस पर हम वो डिबेट कतई नहीं कर होने रहे ना। नहीं देंगे। डिबेट छोटा सा सवाल है, छोटा सा सवाल है, आपके पास बैंक खाता है? हमारे गरीब और दलितों का आप वोटर लिस्ट से नाम काटना चाहते हैं, ये इसी की तो अधिकार की लड़ाई इलेक्शन होती कमीशन है। यही तो कह रहा है कि आज आप अगर सदन में ये सब इलेक्शन जो इमोशनल कमीशन कार्ड ऑफ खेलकर इंडिया को भ्रमित कर रहे नहीं हैं, है नागरिकता की जांच यही करने तो की। आरोप लगा रहा है और इलेक्शन आज कमीशन। सारिका जी, संतोष मैं आपसे जी, पूछ रहा हूं कि आप- आपके पास बैंक खाता है? नहीं, देखिए मेरे पास तो बैंक खाता है, लेकिन वो लोग जो बाढ़ में अपने आप में जान माल का रक्षा कर रहे हैं, क्या उनके पास बैंक खाता है? क्या उनके पास उनके कागजात बचे हुए हैं? क्या वो अपने कागजात तो बचाए? मैया सम्मान की योजना रक्षा का करें? लाभ आप किस या में देंगे? आप उन अगर माओवादियों बैंक खाता की नहीं है तो जो फिर मैया दूसरे सम्मान जगह योजना से का आप जो देश जिक्र में कर रहे बसे थे, हुए हैं, उसका लाभ जो कैसे देश की देंगे बताइएगा? नागरिकता लेकर के बैठे हुए हैं, कब्जा घर जमा घर के जाएंगे, बैठे हुए हैं, 2500 उन्हें रुपए वो देने प्रमाण उन्हें? देंगे, उन्हें प्रमाण देंगे, वो उन्हें प्रमाण देंगे। नहीं नहीं संतोष जी, ये बहुत कटु सत्य सवाल है, इससे पीछे मत हटिए। नहीं, और मैं इस पे पीछे चर्चा नहीं हट कीजिए। रहा। अगर आपके पास बैंक खाता नहीं है और आपकी गवर्नमेंट आने पर आप 2500 रुपए लोगों को ट्रांसफर करेंगे, तो किस में करिएगा? अरे संतोष जी, आप तो विषय से विषयांतर हो रहे हैं। बहुत अच्छा, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि एजेंडा जो है ना, जो आप भी लोग- लेकर के चलते हैं, जो आप लोग भी जिन- एजेंडा सरकार को लेके चलते हैं। क्या किसी भी एक जेन्युइन नागरिक को अगर वोट देने के अधिकार से किसी अगर एक वंचित आदमी किया को ऐसे जाता है, पकड़ क्या कर यह लाए? अपराध है? क्या अगर एक भी व्यक्ति, अगर सत्ता एक भी पक्ष तो आपको व्यक्ति कम से वोट कम देने 4 के से 5 दिन अधिकार से ये लगातार चैलेंज दे वंचित रहा है रहता है, क्या कि ये कोई उचित एक है? व्यक्ति मुझे तो ये लेकर बताइए। आइए जो वहां का उसी नागरिक हो, प्रोटेस्ट जिसके पे पास प्रमाण पत्र हो और उसका नाम ना हो। सैकड़ों लोग हैं संतोष जी। अगर ये शिकायत हमारे कानों तक पहुंच रही है, उन्हीं लोगों की लड़ाई जो है सदन में हम किसी कर रहे हैं, एक को उन्हीं तो विषयों की पकड़ चर्चा लाते। हम सदन में कर रहे हैं। सारिका जी लेकिन ठीक है, आप किस आपकी दर 1 to से 1 आपकी और मेरी चर्चा बहस करते नहीं है, और भी मेहमान है। प्रीति जी, क्या बिहार में ऐसे लोग हैं जिनके पास आप अब तक बैंक अकाउंट नहीं खुलवा पाए, पोस्ट ऑफिस का कोई अकाउंट नहीं है उनके पास अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है, आवास प्रमाण पत्र नहीं है, उनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, फैमिली रजिस्टर नहीं है, सरकार से मिलने वाली जमीन या घर के प्रमाण पत्र नहीं है? ये तो बहुत सिंपल और बेसिक चीजें होती हैं, कोई आदमी किसी से भी पूछ सकता है, मांग सकता है। मुझे तो जहां तक मालूम है सबके पास अपनी घरौंदी होती है, घर की घरौंदी होती है, और खेतों के लिए आपके पास दूसरे कागजात होते हैं जिसे हम खतना खतौनी कहते हैं। ये सारी चीजें तो होती हैं, आम आदमी के भी पास होती हैं। जिसके पास खेत नहीं है उसके पास घरौंदी होगी, जिसके पास घरौंदी नहीं है उसके पास कम से कम बैंक का कोई कागज होगा। अगर ये भी कागज नहीं दे पा रहे हैं तो फिर तो दिक्कत है। फिर इलेक्शन कमीशन ये कैसे तय करेगा? और वो जो संविधान उसे ये तय करने की अनुमति देता है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत, कि वो ये तय करे कि कौन देशी नागरिक है और कौन विदेशी, वो अपना काम कैसे करेगा? देखिए संतोष जी, ऐसे आरोप लगाना ही अपने आप में हास्यास्पद है। आपको ध्यान होगा, और विपक्षी जो हमारे प्रवक्ता बैठे हैं सबको ध्यान होगा कि कोरोना काल में बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में जिनके पास जन धन खाते थे, उसके माध्यम से उन्हें सहायता राशि प्रदान की गई थी। आज उन्हें याद होगा कि आज डायरेक्ट बेनिफिट सिस्टम के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट लोगों के खाते में जितनी सारी योजनाएं चलती हैं उसके पैसे जा रहे हैं। तो किसके पास खाते नहीं है भाई? और देखिए, मुद्दा ये नहीं है, दरअसल मुद्दा ये है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास जनता के बीच जाने के लिए कोई अच्छा मुद्दा नहीं मिल रहा है। इसके लिए वो लगातार एसआईआर पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। लेकिन उनको मैं बोलना चाहूंगी कि आपको जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष
जब निर्वाचन आयोग ने 88 पृष्ठों का जब शपथ पत्र दाखिल किया, उसमें स्पष्ट किया है निर्वाचन आयोग ने कि इस पूरे प्रक्रिया के दौरान किसी की सदस्यता नहीं जानी है, बल्कि जो लोग अयोग्य हैं, अपात्र हैं, उनका ही नाम सूची से कटेगा। उसमें कौन लोग हैं, आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। आप इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे बात सब लोग बैठे हुए हैं, सब लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि ऐसे कई मतदाता हैं जो जिनका कि नाम 2 जगह है, 2 से ज्यादा जगहों पर है। क्या वो जेन्युइन तरीके से नहीं आना चाहिए मतदाता सूची में उनका नाम? क्या वो उनका 1 से ज्यादा जगहों पर होना चाहिए? ऐसे कई लोग हैं जो फर्जी दस्तावेज बनाकर जो बाहरी घुसपैठी हैं, वो यहाँ के लोगों का अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उनको इस मतदाता सूची में नाम डालने से वंचित नहीं करना चाहिए? यानी कि जो लोग इस बात की हिमायती हैं कि वर्तमान प्रक्रिया अच्छी नहीं है, मैं मानती हूँ यहाँ के नागरिकों को उसके अधिकार से वंचित करने का वो समर्थन करने जा रहे हैं। जो प्रवक्ता बैठकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को घुसपैठिया घोषित नहीं किया जा रहा, वो गृह मंत्रालय का काम है। इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ इतना है, आप उनको उनके बताए हुए कागजात दिखा दीजिए, आप वोटर लिस्ट में होंगे। वैध मतदाता होने का प्रमाण जो लोग किसी को नहीं निकाल रहे हैं, उसका नाम सूची से अगर नहीं आप कागजात नहीं भी दिखा पा रहे हैं तो और एक बात संतोष, ऐसा नहीं है कि आपकी नागरिकता खत्म करके आपको सीमा के उस पार छोड़ दिया जाएगा, नहीं, वो काम गृह मंत्रालय का है। उनका काम है लिस्ट को ठीक करना। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सुन लिया जाए जी संतोष, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई जो सुयोग्य है वो छूटे नहीं और जो अयोग्य है उस सूची में जुटे नहीं। इस बात की ही पूरी कवायद की जा रही है। ये कोई पहली कवायद नहीं है। आपको ध्यान होगा कि इससे पहले भी मतदाता पुनरीक्षण का काम वर्षों वर्ष और कई बार हो चुके हैं, तो उस समय उनको क्या नहीं ध्यान आया? और आज जबकि उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, जब उनको पता है कि पूरे देश में एक बहुत ही अनुकूल वातावरण बन रहा है, जनता की नजर में उनके दिल में पार्टी अब अपने अच्छे कामों के बदौलत घर कर चुकी है, उनको निकाला नहीं जा सकता उनके मन से, इसीलिए इस ढंग के प्रोपेगेंडा जो है ना ये विपक्ष उड़ा रहे हैं। लेकिन इसमें कहीं से कोई सच्चाई नहीं है और इसमें जो भी राजनीतिक दल हैं उनकी ये जवाबदेही बनती है। आज जो भी BLA 2 हैं वो हर राजनीतिक दल के तरफ से प्रतिनियुक्त किए गए एजेंट हैं। क्या वो अपने तरीके से सुनिश्चित करें कि कोई भी जो सुयोग्य मतदाता हैं उनका नाम सूची से बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। उसके लिए जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उसको प्रोवाइड कराकर और इस पूरे प्रपत्र को भरकर, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, उस प्रक्रिया को पूरी करनी चाहिए, ना कि तर्क मैं नहीं कहूंगी, ना कि कुतर्क करना चाहिए। असित जी 1 तारीख यानी कि 1 अगस्त से ऑब्जेक्शन करने का समय भी मिलेगा 1 महीने का। तो अगर जो भी ऑब्जेक्शन होंगे उस पूरी प्रक्रिया के दौरान, तो उस जो तय समय है 1 महीने का, उसमें ऑब्जेक्शन करने का समय दे रहा है ना इलेक्शन कमीशन। संतोष जी, आपका एक बड़ा मूल सवाल था कि सदन में इस पर चर्चा में दिक्कत क्या है। बड़े ही खिलाड़ी अंदाज में सत्ता पक्ष के दोनों प्रवक्ता इससे निकल गए। किसी ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि सदन में चर्चा में दिक्कत क्या है। हम प्रवक्ताओं को पार्टी चुनती है आपके टीवी चैनल पर चर्चा करने के लिए, लेकिन विधायकों को जनता चुनती है। लाखों लाख जनता भूखे पेट खड़े होकर सवेरे धूप में वोट करती है, विधायक चुनती है सदन में चर्चा के लिए। उस सदन की चर्चा ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस सदन में ठीक है, बहुत ही अच्छा काम है SIR, तो सदन में कर लीजिए चर्चा। काहे नहीं चर्चा कर रहे हैं? सदन में चर्चा नहीं कीजिएगा। इतना अच्छा काम आप कर रहे हैं कि सदन में चर्चा करने से भाग रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, कहा गया कि भाई चुनाव आयोग का तो यही काम है। चुनाव आयोग का काम मेरा दस्तखत कर लेना नहीं है, और सैकड़ों वीडियो इस बात की तस्दीक करते हैं कि चुनाव आयोग के लोग सबका दस्तखत टेबल पर बैठ के करते जा रहे हैं, उसके आई कार्ड से दस्तखत मिलान कर करके उसका सिग्नेचर कर दे रहे हैं। क्या यही चुनाव आयोग का काम है? मेरा दस्तखत चुनाव आयोग करेगा? मैं घर पर नहीं मिलूंगा तो चुनाव आयोग ये तय कर देगा कि मैं यहां रहता ही नहीं हूं और मेरा नाम काट देगा? तब तो हमारे लाखों प्रवासी मजदूरों का नाम कट जाएगा, बिहार के लाखों प्रवासी मजदूरों का। क्या यह अधिकार चुनाव आयोग को किसी ने दिया है? घर पर बैठे पता कर लीजिए कौन गांव में है कौन नहीं है, और आप तय कर लीजिएगा किसका नाम वोटर लिस्ट में होगा किसका नहीं होगा। आप मेरा दस्तखत भी कर लीजिएगा। कमाल है भाई, ऐसा आयोग तो कमाल का है। लाखों बिहारियों का दस्तखत बैठ के कर लीजिए घर में और कह दीजिए तो चुनाव आयोग का काम है, वो तो संवैधानिक संस्था है, तो संवैधानिक संस्था है तो मेरा सिग्नेचर कर लेगा।
बाप का राज है किसी का। इतनी गुंडागर्दी चलती है और इस पर चर्चा आप अरे नहीं कीजिएगा। किसने कहाँ छूट इस पर गया, चर्चा करने से किनका आप नाम भागिए। छूट गया, बीच में मत पहले बोलिए, ये बीच तो में। बताएं। प्रीति जी बीच अपने में समय मत पर बोलिए। नाम अपने छूटने समय की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, मत बोलिए। हाँ, मेरा ऐसे वीडियो जारी हुए ना, आप आके, कल मैं गया था कोशी क्षेत्र में, लगातार रहा, सुपौल गया और सुपौल के अगल बगल के कई गांवों में घुमा। मैं सिर्फ दलित और पिछड़ों की ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं सवर्णों के बीच भी गया, जहां पाठक जी लोग, झा जी लोग और चौधरी जी लोग हैं। और उन लोगों ने कहा कि ना तो हमारे यहाँ कोई आया था, ना ही हमने फॉर्म जमा किया, ना ही हम ऑनलाइन प्रोसेस में गए, और हमारा शो कर रहा है। कोई कह रहा हमारा शो नहीं कर रहा है। किसने कर दिया उनका दस्तखत? असित जी, उनके सुप्रीम कोर्ट में signature इसको इन लेकर लाखों 28 तारीख को बिहारियों के सुनवाई है ना, signature जो करवा रहा और है। उसके बाद ऑब्जेक्शन का 1 महीना है और सभी राजनीतिक दलों को उसके सदन बाद में भी क्यों समय नहीं मिलेगा। चर्चा? मेरा वोटर मूल लिस्ट सवाल जब है। आपके पास आएगी तो नहीं, मेरा मूल सवाल, सदन में चर्चा क्यों नहीं? सदन किस काम के लिए है? सरकार का भाषण सुनने के लिए? क्या आएंगे मुख्यमंत्री जी हाथ लहरा के चल देंगे, बैठ के जय जयकार होगा? सदन इसी काम के लिए है ना। इसी काम के लिए जनता ने चुन के भेजा है कि हमारे मुद्दे को उठाना, हमारे मुद्दे पर बहस करना, हमारे मुद्दे पर सवाल से जवाब, सरकार से जवाब लेना। क्यों नहीं देगी सरकार इस पर जवाब? तानाशाही है, राजतंत्र है कि राजा को जो मन होगा सदन वैसे ही चलेगा। राजा जी की इच्छा से लोकतंत्र चलेगा नहीं। अगर विपक्ष ने कहा चर्चा कीजिए, आप क्यों भागे? अगर आप चोर नहीं हैं, आप लोकतंत्र की चोरी नहीं कर रहे, तो आप तो बड़ी आसानी से चर्चा के लिए खुद आते कि चलो हम चर्चा करने को तैयार हैं। विपक्ष भ्रम फैला रहा है, हम करते हैं चर्चा। आपकी लड़ाई लेकिन आप चर्चा से सत्ता भाग रहे पक्ष हैं, से है या तो भाग इलेक्शन रही है। कमीशन से? हमारी लड़ाई भैया इलेक्शन, मैंने कहा इलेक्शन कमीशन कौन चलाता है? तो अमेरिका से फंड आता है, अमेरिका का प्रशासन करता है कि भारत का प्रशासन पूरे चलाता मामले है? पर सत्ता पक्ष से लड़ने को क्यों तैयार है? ये थोड़ी इलेक्शन कमीशन को गाइड कर रहे हैं। मेरे भाई इलेक्शन कमीशन को अमेरिकी प्रशासन नहीं चलाता है, भारत का प्रशासन चलाता है। और प्रशासन पर नियंत्रण सरकार का होता है, ब्रह्मा जी का नहीं होता है। अभिषेक जी, सिंपल सी इलेक्शन बात है। कमीशन पर नियंत्रण आपका तो है, किससे इलेक्शन पूछें? कमीशन आपके हिसाब से काम कर रहा है। और असित नाथ तिवारी जी ये पूछ रहे हैं, संतोष जब जी- इलेक्शन कमीशन आपके हिसाब से काम कर रहा है तो मूल- सदन में आप चर्चा क्यों नहीं कीजिएगा? चर्चा क्यों नहीं? इससे सदन में? इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है? अगर किसी सरकार के हिसाब से इलेक्शन कमीशन काम करे, तब तो किसी भी देश में, किसी प्रदेश में, कहीं पर भी सत्ता परिवर्तन होगा ही नहीं। इलेक्शन कमीशन को संवैधानिक संस्था कहा गया, स्वायत्त संस्था कहा गया। इलेक्शन कमीशन में लोगों को जो नियुक्त किया जाता है उसकी भी एक प्रक्रिया है और उस पर भी सवाल उठाते वो हैं। तभी तो सरकारी मैंने कर्मचारी कहा- होते हैं कि गैर तभी- सरकारी? नहीं, बता तभी दीजिए। तो मैंने कहा इलेक्शन कमीशन के अधिकारी से अच्छा, एक बात कर्मचारी तक बताइए। गैर सरकारी होते हैं कि सरकारी होते तो हैं? आप- एक मिनट रुक जाइए। नहीं, नहीं, आप क्यों रुक जाए? 3 मूल सवाल है। देखिए, उनको deviate वेतन आप करना चाहेंगे, ब्रह्मा जी आप देते हैं कि सरकारें उससे क्या देती हैं? ये मतलब है बता ऐसी दीजिए। चीज़? उन उससे पर क्या मतलब नियंत्रण है? विष्णु जी का है कि सरकारों का मैं है? ये एक बताइए। बहुत असित छोटी जी, बात तो आपको फिर बता- 2014 में बहुत सत्ता छोटी बात परिवर्तन बताऊं। कैसे हुआ था? ये उससे तो- पहले क्या नहीं, नहीं, प्राइवेट ये थे? उस समय भी कैसे सरकारी होगा संस्थाएं सत्ता थी। क्योंकि परिवर्तन? ईमानदार सरकारें थी। और आज की वाह, बेईमान वो सरकार है। ईमानदार सरकारें थी। अब और डकैत जहां सरकार है, सरकार चोर चली गई सरकार है, बीजेपी लुटेरी की बाहर, सरकार है। जहां अरे जहां सरकार सदन चली गई चर्चा बीजेपी के की लिए बाहर। होता है, आप राजनीतिक संतोष जी, फैलाने के लिए सिंपल होता है। सवाल विपक्ष मैंने- के लोगों को हमें ये नहीं लगता है- पता इसका है बचाव कि वहाँ अलोकतांत्रिक है कि लगता इसका पुस्तक विधानसभा के लिए में इस पर होता है। चर्चा क्यों नहीं? संतोष जी, आपने सदन सवाल में मुझसे कुर्सी पूछा है, विधानसभा में जगह चर्चा देते क्यों हैं। नहीं? वहाँ पर बोलने ठीक है, की सुनिए, जगह आपके लोकतंत्र की सवाल को चर्चा कंटिन्यू विधानसभा करो, में उसी का नहीं जवाब होगी दे क्या? रहे हैं। टीवी चैनल पर होगी? असित जी, आपके सवाल का ही जवाब दे रहे हैं। अभिषेक जी जल्दी से। संतोष जी, होता है ना, जैसे कहावत होती है कि चोर की दाढ़ी में तिनका सदन होता में है। चर्चा क्यों नहीं? तो भाई, अरे आपने अपनी पाली में कह लिया, आप सुनने का जवाब धैर्य दीजिए ना रखिए, सर। सुनने का धैर्य रखिए। सदन आपके हंगामे की भेंट चढ़ने के लिए, आपके पॉलिटिकल एजेंडे पर चलने के लिए नहीं बना है। राजतंत्र के लिए नहीं सदन बना है, बना है, लोकतंत्र जनता के के लिए काम बना के लिए है बना और है। जनता के सवाल वही उठाए जाएंगे। चिल्लाते रहिए। राजा की मर्जी से यह सदन नहीं चिल्लाते चलेगा। रहिए, जनता की किसी मर्जी को से भ्रम नहीं होना चलेगा। चाहिए कि वो असित जी, राजा हो बहुत गया है। चलिए, बाजा बजा प्लीज, देंगे उसी सदन में। शांत असित जी, कराइए। मेरी डिबेट मैं चलने चाहता हूं- दीजिएगा हाँ, बस। प्लीज। अब देखिए, सदन मूल इन्होंने सवाल का जवाब पूछ चाहिए, लिया। सदन में चर्चा क्यों इन्होंने नहीं? सवाल, देखिए इन्होंने कितनी वेग और कितनी फेक बात कही। देखिए आपके टीवी चैनल पर इन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी होते हैं इलेक्शन कमीशन के लोग, इसीलिए सरकार के हिसाब से, सरकार के इशारे पर चलते हैं। भैया, मैंने हम जब- पूछा अपने सदन सुनने में का चर्चा रखिए, क्यों नहीं? ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। फिर संतोष जी, फिर आप ऐसे डिबेट कराते असित जी, रहिए। प्लीज। सदन में भाई, चर्चा क्यों नहीं? ये अनाप शनाप बोल असित के जी, चले जाएं और आप हम इस तरह का उसको व्यवहार काउंटर नहीं कर करते पाए, हैं। हम उसका जवाब नहीं प्लीज, दे आपसे पाए। रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं। संतोष जी, आप एक बात समझिए। अच्छा संतोष नहीं, जी, ये सुनिए पैनिक ना, हो गए, मूल सवाल ये क्या है? पैनिक हो गए हैं कि सदन में चर्चा अरे क्यों? आपने सवाल पूछ लिया, अब आप सुनने का धैर्य रखिए। मैं आपको संतुष्ट करने के लिए यहां नहीं बैठा हूं, मैं अपनी बात रखने के लिए यहां बैठा हूं। समझना यह है संतोष जी कि अगर ऐसा होता, जैसे अभी हम चुनाव में जाएंगे,
चुनाव में जाते ही सारी पार्टियां अलग हो जाएंगी, और हम जब चुनाव में जाएंगे, इलेक्शन कमीशन द्वारा चुनाव होगा और फिर नई सरकार का गठन होगा। हमें तो यही बात नहीं समझ में आ रही है कि अगर इलेक्शन कमीशन अभी की वर्तमान सरकार के इशारे पर ही चलेगा, चूंकि इनके हिसाब से अभी की सरकार डकैत है, तो फिर तो पूरे प्रदेश में कहीं भी ये लोग सत्ता में आ ही नहीं पाएंगे। तो फिर कर्नाटका में कैसे आ गए? मूल सवाल का झारखंड जवाब में कैसे नहीं आया, आ गए? संतोष तो जी। ये बात हो गई। तो पहले इन्होंने फेक और वेक बात कही, मैंने सबका ध्यान इस तरफ ला दिया कि इनसे बच के रहना है, इनकी बातों से बच के रहना है। अब चले आते हैं सदन के अंदर। इन्होंने जो सवाल किया कि क्यों नहीं चर्चा करेंगे, अब एक बात को समझिए, इतने लंबे समय से इन लोगों की तरफ से पॉलिटिकल नाटक हो रहा है। सदन जो चलता है वो जनता के पैसों से चलता है, जनता के लिए चलता है, और सदन की कार्रवाई एक प्रक्रिया के हिसाब से होती है संतोष जी। बहुत सारे बिल्स होते हैं, बहुत सारे विधेयक होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं, जनप्रतिनिधियों के भी सवाल होते हैं, और हमें लगता है कि उस प्रक्रिया के हिसाब से सरकार इनको समय देती ही या उस पर चर्चा होती ही। लेकिन इनका क्या है कि हम सदन में आए हैं, पहले हमारी नाटक नौटंकी चलने दो, सदन को हंगामे की भेंट चढ़ने दो, उसके बाद ही हम चलेंगे। आपने धैर्य का कोई परिचय नहीं दिया। हमने चर्चा की मांग आपने हमें मांग की आपने, कर दीजिए। और फिर ये विधानसभा के अध्यक्ष को या विधान परिषद के अध्यक्ष को तय करना है कि हम कब चर्चा करेंगे, कैसे चर्चा करेंगे, या आप हंगामा करना शुरू करेंगे, आप ब्लैकमेल करेंगे, दबाव बनाएंगे। देखिए जनता सब देख रही है, जनता इतनी नादान नहीं है, जनता सब देख रही है कि आप लोगों की ये ब्लैकमेल करने वाली पॉलिटिक्स है, हंगामे वाले पॉलिटिक्स है। इस मुद्दे के साथ साथ अन्य बहुत सारे मुद्दे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, आप उन सभी मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। हमने क्या कहा, इन मुद्दे के साथ साथ और भी मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं। हमने किसी भी मुद्दे को अनइम्पोर्टेंट नहीं बताया, चर्चा परसों कर लीजिए, बताइए हमने अनइम्पोर्टेंट नहीं बताया है। और ये तो हम यहाँ नहीं तय करें, भाई विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति हैं, वो सारी चीजें करें। सरकार तैयार है। आप एक बात समझिए, सरकार को तो इस पर कोई जवाब देना ही नहीं है, सत्ता पक्ष को कोई जवाब इस पर नहीं देना है। आपको जितने सवाल लागने हैं आप दागिए, इलेक्शन कमीशन के लोग आएंगे, जवाब देंगे, स्पष्ट करेंगे सारी स्थिति। आप हमको दोषी जब ठहराते हैं तो जनता को लगता है कि जनता का ध्यान आप डेविएट कर रहे हैं, दूसरा अपने पॉलिटिकल नैरेटिव को सेट करने के लिए और हमको डिमोरलाइज करने की नीयत से आप इस तरह की बातें कह रहे हैं। अरे हम तो आपके साथ हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं भी किसी भी जेन्युइन वोटर का नाम वोटर लिस्ट से काटा गया है, आपके भी बीएलओ है, हमारे भी बीएलओ है, चलिए हम आपके साथ हंगामा करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी जेन्युइन वोटर का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए? आपको क्या लगता है कि वो आप ही के वोटर हैं क्या? हमको वोट नहीं दे सकते हैं क्या? समझना ये है मतलब कि सदन की एक गरिमा होती है। इससे अच्छा सत्ता पक्ष कहां मिलेगा? तय करने वाले हैं नहीं, वो तो कह रहे हैं सड़क लेकिन पर हम आप भी आपके जाकर साथ ब्लैकमेल पॉलिटिक्स करते हैं, आप जाकर दबाव वाली पॉलिटिक्स करते हैं। नहीं, क्यों नहीं उतरेंगे इनके साथ? नहीं, मैं तो चुनौती के साथ कहता हूं कि अगर कहीं दिख जाए तो इलेक्शन कमीशन अकेले फंस गया। कैसे किसी के वोटिंग के राइट को छीना जा सकता है? देखिए संतोष जी, इलेक्शन कमीशन के लोग आएंगे, सदन में जवाब देने नहीं आता है, थोड़ा सा ये अरे भाई तो सदन में जवाब देने नहीं आता है। आप एक बात समझिए कि आप इलेक्शन कमीशन के ऑफिस गए, आप इस मामले को लेकर न्यायालय में गए, आप इस मामले को लेकर मीडिया में गए, इलेक्शन कमीशन के लोग आगे जवाब उठाएंगे, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही? सरकार क्या जवाब देगी? क्यों नहीं देगी? सरकार जवाब देगी। तो सरकार अगर जवाब दे रही है तो गैर जवाब दे सरकार क्यों है? इलेक्शन कमीशन जवाब सरकार चाहिए ना इस राज्य को। असित नाथ जी जवाब देगी, जवाब कैसे जवाब देगी? ठीक है राजेश जी, मैं बता है सदन के अंदर प्रक्रिया, इलेक्शन कमीशन सदन का पार्ट नहीं, उसकी प्रक्रिया होती है और मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन। अरे तब गजब हाल है, तब तो बिहार पुलिस इस पूरे मसले का क्राइम पर सॉल्यूशन कैसे है? पार्ट सुनिए, है पार्ट हो, बिहार पुलिस सदन का पार्ट नहीं है तो क्राइम पर बात नहीं होनी लेकिन वो चाहिए। गवर्नमेंट के अंडर आती है। इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता है। भाई मेरे उसकी एक प्रक्रिया होती है, और प्रक्रिया ये होती है कि सरकार चुनाव आयोग से जवाब तलब करती है कि भाई ये सवाल विधानसभा में उठाए जा रहे हैं। सारा मामला है तो सरकार की क्या विसार है? नहीं भाई, विधानसभा में बात नहीं होगी, सारा कोर्ट में सारा मामला तो सरकार की क्या विसार? विधानसभाएं हटा दी जाए, कोर्ट में ही सारे लोग लड़ेंगे, राजेश जी जवाब लोकसभा हटा दिया जाए, सारे जवाब सुप्रीम आपस में नहीं, आपस में नहीं, बाकी भी मेहमान। राजेश जी मेरा सवाल आपने सुना, प्लीज जवाब दीजिएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो प्रक्रिया है उसमें चेक एंड बैलेंसेस हमेशा होते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टीज जिसको भी एग्री पार्टीज है, जिसको भी लग रहा है कि नहीं इस प्रक्रिया में कोई दोष है, त्रुटि है, वो अपनी बात उठा सकती है। क्योंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में है तो वहां पर टीका टिप्पणी करना मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूं कि जो विपक्ष पार्टी है, जो भी सत्ता पक्ष पार्टी है, जहां पे भी उनको लगता है कि ये चीजें हैं तो वो अपनी बात रख सकती है। लेकिन उस प्रक्रिया में व्यवधान डालना,
वो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं जो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें व्यवधान डालने के बराबर है। और हम सभी जानते हैं कि जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उस कार्य में व्यवधान डालना भी एक तरीके से गैर कानूनी कार्य है। तो इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि और जो 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 वोटर लिस्ट है, आप जैसा कि सारिका पासवान जी कह रही थी कि उसी वोटर लिस्ट के आधार पर इस पहले जो सत्ता पक्ष है वो आया है। देखिए, त्रुटियां हमेशा हो सकती हैं। अगर आप स्टैट्स से के विषय से थोड़ी सी जानकारी रखते हो कि बीच में कई बारी चीजें हो सकती हैं, तो अगर उस त्रुटियों को सुधारा जा सकता है तो उसमें परेशानी क्या है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, उस त्रुटियों की सुधारने की प्रक्रिया में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि है, तो आप अपनी बातों को उठाइए। ठीक है। इस तरीके से असंवैधानिक व्यवस्था या फिर हथकंडे अपनाना मुझे लगता है कि वो उचित नहीं है। तो इस प्रक्रिया को चलने दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के पास है और सर्वोच्च न्यायालय अपनी बात रखे, अपनी वर्डिक्ट देगा। ठीक है, समय कम है, 30 सेकंड में सभी अपना आखिरी स्टेटमेंट देंगे। सारिका जी से शुरुआत करते हैं। सारिका जी, 30 सेकंड। देखिए, अपने अधिकारों की लड़ाई हथकंडा नहीं कहलाता है। और अभी हमारे जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा जी बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे और इन्हीं अच्छी बातों के कारण जदयू जो है बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी और थर्ड ग्रेड की पार्टी बनकर रह गई और आने वाले कांग्रेस पर तो तंज नहीं कस रही आप। और बदतर होगी। नहीं, मैं जदयू की बात कर रही हूँ, कांग्रेस तो हमारे साथ है भाई। बिहार में तो भाजपा, जदयू और जदयू तीसरे नंबर की पार्टी है। तो भाजपा और जदयू का जो चेहरा है वो बिहार की जनता के समक्ष है। और मैं फिर आपके माध्यम से संतोष जी कहना चाहूंगी, लोकतंत्र की हत्या और हमारे लोगों को, यहाँ के जो लोग मूल निवासी हैं उनको वोट के अधिकार से वंचित किया जाएगा, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुर्सी पे भी खड़े होंगे, बेंच पे भी खड़े होंगे। और मैंने जैसे पहले कहा था कि जरूरत पड़ी तो अमित शाह जी और मतदाता पुनरीक्षण के माध्यम से चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी वैध मतदाता का नाम इस पुनरीक्षण के कार्य में नहीं काटा जाएगा और यह नागरिकता लेने देने संबंधी ऐसी कोई प्रक्रिया इस माध्यम से नहीं अपनाई जा रही है। इस बात को विपक्ष कान खोलकर सुन ले। और विपक्ष के पास आज मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष आज सदन में अराजक स्थिति पैदा करने की कोशिश किया। उसी विपक्ष ने वहां पर और मर्यादित तरीके से पेश आने का कार्य किया और सदन को चलने में उन्होंने बाधा पहुंचाया। इसलिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो लोग जनता के मुद्दों को लेकर सदन में बोलना नहीं चाहते हैं और जब उनके पास मुद्दे नहीं होते हैं तो कभी वो लत्तम पैजार और कभी वो कुर्सियां फेंकने का काम, तो काली पट्टियां और काले वस्त्र पहनकर आने का काम वो सदन में करते हैं। लेकिन जनता बिल्कुल जान चुकी है कि उनका नाम तरीके से जो वैध सूची में जितने भी दस्तावेज के माध्यम से नाम जुड़ना चाहिए, जो जिनके पास है वो निश्चित रूप से उनके नाम जुड़ेंगे, किसी का नाम नहीं कटेगा। जी, आज जो सदन में हंगामा हुआ संतोष जी, वो सिर्फ एसआईआर के मुद्दे पर नहीं हुआ, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर भी हुआ। और इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर छापी है जिसमें है कि डेटा शोज द नंबर ऑफ क्राइम्स इन बिहार हैज रिजन बाय 80% फ्रॉम 2015 टू 2024। सिर्फ 9 वर्षों का ये आंकड़ा है। 80% अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं और इसका जो नेशनल एवरेज है इंक्रीजेज वाज 24%। राष्ट्रीय औसत है 24% का, बिहार का औसत है 80% का। इस गुंडा राज के खिलाफ भी सदन में हंगामा हुआ है। सरकार गुंडा राज पर भी चर्चा को तैयार नहीं है। कह दिया जाए कि यह भी सदन का काम नहीं है, अभिषेक जी सुप्रीम कोर्ट जाइए। जब सब काम के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएं तो सदन की जरूरत क्या है, आप बताइए। अभी राजद की प्रवक्ता साथी हमारी सारिका पासवान जी हैं, उन्होंने फिर से अपने तीसरे दर्जे की सोच और विचारधारा का परिचय दिया है। कैसे हम किसी सेंसिटिव मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, इनके साथ चलने की बात कर रहे हैं, अगर किसी के वोटिंग राइट्स को छीना जा रहा है, लेकिन ये सीरियस नहीं है और हमको तीसरे नंबर की पार्टी बता रही है। तो जरा ये भी याद रख लें कि 2020 के लोकसभा के चुनाव में तेजस्वी जी के नेतृत्व में अंडा शून्य मिला था और 2019 में शून्य मिला था और 2024 के लोकसभा के चुनाव में भी बस 4 सीटें जीते थे। और हमें तो ताज्जुब लगता है, मुझे लगता है कि पहली आपकी डिबेट होगी जिसमें विपक्ष के साथी प्रवक्ताओं ने यह कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन कुछ कर रहा है तो उस पर सरकार जवाब दे। मुझे लगता है कि ऐसी पॉलिटिकल नादानी अभी से पहले किसी डिबेट में नहीं लोकतांत्रिक हुई होगी। प्रक्रिया नहीं मालूम, उसके बाद पढ़ लिख के अपने डिबेट में आइए। क्या दिक्कत है, सरकार को ही जवाब देना होगा और लेके रहेंगे, सरकार ही जवाब देगी। अच्छा, किस मंत्रालय में इलेक्शन कमीशन? ठीक है, समय की कमी है, राजेश मैं माफी चाहता हूं, आखिरी कमेंट के लिए आपके पास नहीं आ पाया। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहस बिहार की पे फिलहाल इतना ही।